हेलो दोस्तों, टुडे सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। जैसे समांतर श्रेणी में सूची क्या होती है, पद क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, और सर्वांतर से रिलेटेड ही हम एक नोट के बारे में पढ़ेंगे और फिर सर्वांतर का सूत्र पढ़ेंगे। एक स्लाइड में हम इतनी चीजें पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके इंपॉर्टेंट और कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सूची क्या होती है? संख्याओं का एक निश्चित क्रम क्या कहलाता है? सूची कहलाता है। ठीक है। पद क्या होते हैं? तो इसी सूची की प्रत्येक संख्या या अंक को ही हम पद कह देते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि एक निश्चित क्रम ले लो, जैसे मैंने कहा 2 4 6 8 10 और 12, इस प्रकार से कोई एक संख्या है, ये निश्चित क्रम में आ रही है। कौन सा क्रम ले रहा है? 2 में 2 जोड़ा है तो 4 हुआ, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10, 10 में 2 12, निश्चित क्रम में आ रही है। तो इनकी प्रत्येक संख्या, जैसे ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, और अंक, इन सभी को हम लोग क्या कह देते हैं? ये भी एक पद है, ये भी एक क्या है? पद है, ये भी एक क्या है? पद है। तो ये सारी चीजें पद है। तो हम क्या लिखेंगे? सूची के प्रत्येक अंक व संख्या को क्या कहते हैं? पद कह देते हैं। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? तो ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों, अब पद समझ गए ना, ये दो क्रमागत पदों के बीच इनका अंतर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर समान होता है, क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। परिभाषा में अभी लिखना है, किसी श्रेणी के आए क्रमागत पदों के बीच अंतर बराबर हो वह श्रेणी क्या कहलाती है? वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। तो बात समझ में आई? समांतर श्रेणी क्या होती है कि नहीं समझ में आई? जब किसी श्रेणी का, जैसे यही ले लो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों की, तो ये एक श्रेणी कैसी श्रेणी हो जाएगी? समांतर श्रेणी। क्योंकि इनके बीच का दो क्रमागत में आए, मतलब 4 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये एक श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी है। ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी पदों के बीच में कितने का अंतर होगा? 2 का। अगर ये अंतर कहीं बदलता है तो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं रह जाएगी। समांतर श्रेणी में अंतर जो क्रमागत पद होते हैं उनके क्रमागत होने चाहिए। वैसा नहीं है कि 2 और 6 का देखने लगो, क्रम से जो आते हैं वो वाले पद, उनके पदों का अंतर कैसा होना चाहिए? क्रमागत होना चाहिए, और उनके पदों का जो अंतर होना चाहिए वो समान होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। प्रथम पद क्या होता है? तो समांतर श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद होता है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ही, या फिर पहला पद ले लो, पहला पद ही क्या कहलाता है? प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद कहलाता है। इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। सर्वांतर क्या होता है? जो ये अंतर आ रहा था ना, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? सर्वांतर कह देते हैं। दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है। तो क्या लिखोगे? समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है। इसको हम काहे से डिनोट करते हैं? इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डिफरेंस जिसको कहते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये सर्वांतर होता है। ठीक है। नोट क्या होता है? अब अच्छा, सर्वांतर कैसा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। शून्य किस कंडीशन में होगा? जैसे मैंने कहा 2 2 2 2 2, ये भी तो एक श्रेणी है। इनके बीच में अंतर कितने कितने का है? 0 0 का है। तो सर्वांतर कैसा हो सकता है हमारा? सर्वांतर शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है। अब इसका सूत्र अगर मैं बात करूं तो डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर हमारा क्या होगा? तो डी बराबर हो जाएगा ए एन माइनस ए एन माइनस 1। ये सब क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आएगा। इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसके कुछ क्वेश्चन को हम, कुछ सूत्रों को हम और अभी बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरीके से चलता हुआ चल जाएगा ए प्लस एन प्लस 1 अपॉन डी। ये हो जाएगा। ठीक है। समझ में आई बात? अब आपसे कहा जाए समांतर श्रेणी का एनवा पद, तो ए एन अगर हमें निकालना हो, एन की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो फॉर्मूला हो जाता है ए एन माइनस 1 अपॉन डी। एक ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर ए एन को हम अंतिम पद मान लें, इसको क्या मान लें? अंतिम पद। तो जब ये अंतिम पद हो जाता है तो इसी को हम लोग एल से डिनोट कर देते हैं। तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन डी। बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? ठीक है। ये नोट ही है, ये नोट है। ठीक है। तो इसको हटा दिया। अब समांतर श्रेणी का एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद 2 बार लिख दिए। चलो यही फॉर्मूला लिख देना, ए की पावर एन ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन 1 डी। ठीक है। यही फॉर्मूला। ठीक है। 2 बार लिख दिया था। अब यदि अंतिम पद एल दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लिख देना, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल कभी कभी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? जैसे पद दिए कि इनका योगफल क्या होता है, तो इनका योग का फॉर्मूला होता है एस एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
एक फॉर्मूला और होता है जब हमें अंतिम पद दिया हो तो s बराबर n अपॉन 2 a प्लस l, ये एक फॉर्मूला होता है जब हमें क्या दिया गया हो, अंतिम पद l दिया गया हो। ठीक है, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा, तो आपको ये पता होगा एस एन बराबर होता है n प्लस 1 अपॉन 2, एन स्क्वायर हो जाए तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में इतने फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, और शायद कोई चीज इसमें बची नहीं है, जो था मैंने इसमें बता दिया है। ठीक है, तो इतना ही आपके लिए है, इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। लड़की, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, अच्छे तो है ना, ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोगों को अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। कल वाली क्लास में हमने अध्याय 1 पूरा फिनिश करवा दिया था ना, जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया हुआ था वो हमें क्या सिद्ध करना था कि जो भी एक इक्वेशन दी होती है या फिर नंबर दिया होता है उसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है। क्या सिद्ध करना होता था, अपरिमेय। वो सारे क्वेश्चन कर लोगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अब हम लोग आज बात करते हैं बहुपद। अध्याय 2 नाम क्या है हमारा, बहुपद। अच्छा, बहुपद, बहुपद पढ़ने से पहले हम बहुपद यहाँ पे पढ़ेंगे इससे पढ़ने से पहले हमें चर और अचर के बारे में जानकारी होना मस्ट है। अब समझना चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, कोई बता सकता है सिंपल भाषा में चर और अचर क्या होते हैं, बताओ। हाँ देखो, ये जो अक्षर होते हैं अचर पद, इनको हम लोग कहते हैं, मतलब भारतीय गणित प्रणाली या अंक प्रणाली जिसको हम लोग कह देते हैं, उसके जितने भी सिंबल्स आते हैं वो सारे कहां पे आते हैं, अचर पद में। चर पद में क्या होता है, जो रोमन्स वो होते हैं ना, इसका क्या नाम है, लैटिन भाषा के शब्द, इंग्लिश इंग्लिश लैटिन भाषा में लिखी जाती है, तो लैटिन भाषा के 26 अक्षर ABCDEFGHIJKLMNOPQRS T, ये जा रहे सारे कितने आते हैं आपके, चर में आते हैं। तो इनकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, हम ऐसा तो नहीं बता सकते ना कि ये 1 2 3 है, ये ABCD है। तो देखो, जो चर होते हैं इनका मान हमेशा कैसा रहता है, परिवर्तित होता रहता है। कैसा होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, जो अचर होते हैं इनका मान परिवर्तित नहीं होता है, इनका मान फिक्स होता है। जैसे 2 का मान फिक्स है कि ये 2 ही है, 3 का मान फिक्स है कि ये 3 ही है, फिक्स है ना। मैंने आपको एक बताया भी था कि जो 1 2 3 4 ये जो अंकों का क्रम है, ये किस क्रम पे लिखा हुआ है, मैंने कई बार बताया है, इनके कोणों के आधार पे लिखा गया है। इनको किसके आधार पे लिखा गया है, 1 कोणों के आधार पे। जैसे आपसे नॉर्मली कोई भी बंदा ये पूछ ले कि भाई 1 ऊपर ही क्यों आया, पहले नंबर पे हम 1 को क्यों पढ़ते हैं, फिर 1 के बाद 2 ही क्यों पढ़ते हैं, 2 के बाद 3 क्यों पढ़ते हैं, 3 के बाद 4 क्यों पढ़ते हैं, इसी तरीके से 9 सबसे लास्ट में क्यों आता है, अंकों में 9 सबसे लास्ट में क्यों आता है, और 0 सबसे ऊपर क्यों आता है। तो 0 इसलिए ऊपर आता है क्योंकि वो पूरा कैसा है, एक सर्कल है। सर्कल में कोई भी एंगल जनरेट नहीं होता है, कोई भी एंगल बनता नहीं है। जब एंगल नहीं बनेगा तो 0 कहां पे आएगा, ऊपर। जब 1 लिखते हैं तो 1 में एक एंगल बन जाता है, ये मैंने बताया है कई बार, ये वाला एंगल। हम लोग जब पहले लिखना चालू किए थे तो 1 हम लोग ऐसे लिखा करते थे, तो ये जो एक एंगल बनता है ना, 2 कैसे लिखा जाता था, ऐसे। इसमें 2 एंगल बनते, ये 3 कैसे लिखा जाता था, ऐसे, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। 4 कैसे लिखा जाता था, तो 4 आपका कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता था, और आपका ऐसे भी लिखा जाता था, ऐसे। तो एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और 4 एंगल, इस प्रकार से 4 एंगल इसमें बन जाते थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एंगल के आधार पे इसको निर्धारित किया गया कि कौन सा सिंबल ऊपर आएगा और कौन सा सिंबल नीचे आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चर क्या होते हैं। तो हम इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो चर की डिफिनेशन लिखेंगे। चर की डिफिनेशन क्या लिखेंगे, नॉर्मली हम चर की डिफिनेशन लिखेंगे, वे राशियां जिनका मान परिवर्तित होता रहता है या होता है, जिनका मान परिवर्तित होता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं, उन्हें चर राशियां कहते हैं। मतलब ये अपना मान कैसा होती रहती है, चेंज करती रहती है। क्या करती रहती हैं, चेंज करती रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या लिखूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे ABCD इस तरीके से Z तक। आप बड़े भी लिख सकते हैं, बड़ा वाला ABC, इस तरीके से बड़े वाले Z। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्या होते हैं, यहाँ पे कोष्टक में कैसे लिख लेंगे हम लोग, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। ठीक है,
अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को हम लोग क्या कह देते हैं, चर कह देते हैं। और भारतीय अंक प्रणाली के सिंबलों को ये क्या कह देते हैं, या प्रतीकों को क्या कह देते हैं हम लोग, अचर कह देते हैं। ये अपना मान कभी भी परिवर्तित नहीं करते हैं। तो अचर में हम लोग क्या लिखेंगे, वे राशियां, क्या लिखेंगे, वे राशियां जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। ठीक है, कहते। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 डॉट 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 24 25 जो भी आप लिखना चाहो, 32 35 ETC, ये सारे काहे में हम लोग गिन लेते हैं, अचर राशियों में। क्या लिखेंगे, भारतीय अंक प्रणाली के प्रतीक। ठीक है, तो जितने भारतीय अंक प्रणाली में जो भी प्रतीक हैं, ठीक है, संख्या पद्धति कह सकते हैं आप, जो भी कहना चाहो, मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 मैथमेटिक्स में जितने भी सिंबल का प्रयोग करते हैं सारे अचर कहलाते हैं। लैटिन भाषा में जिन सिंबलों का प्रयोग किया जाता है, या फिर आप ये कह दो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में हम लोग 26 लेटर प्रयोग करते हैं कि नहीं, ABCD कितनी होती है, 26 होती है, 26 होती है कि नहीं होती है। तो इन सभी 26 सिंबलों को हम लोग क्या कहते हैं, मैथ में आते हैं तो ये क्या अपना नाम लेके आते हैं, ये अपना नाम अचर लेके आते हैं, सॉरी चर लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, चर लेके आते हैं। और नॉर्मली मैथमेटिक्स में अंकों को क्या कह देते हैं हम लोग, अचर कह देते हैं। ठीक है, तो समझ में आई ना, अचर और चर क्या होते हैं, वे राशियां जिनका मान परिवर्तित होता रहता है चर राशियां कहलाते हैं, वे राशियां जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है अचर राशियां कहलाते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में। अब हम लोग बात करते हैं कि बहुपद। देखो रीजन ये है कि इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को, बहुपद पढ़ने से पहले ये हमें पता होना चाहिए था, चर राशियां और अचर राशियां, क्योंकि बहुपद इन्हीं दोनों का क्या होता है, मिक्स साइड होता है। चर और अचर को जब मिला देते हैं तो जो चीज हमारे पास मिल के बन के आती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बहुपद कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बहुपद कह देते हैं। ठीक है, अब बहुपद की परिभाषा क्या लिखेंगे, तो बहुपद की परिभाषा लिखेंगे, बहुपद एक गणितीय अभिव्यक्ति, या इसी को आप लोग क्या कह सकते हो, समीकरण कह सकते हो। क्या कह सकते हो, समीकरण। क्या लिखा हमने, बहुपद एक क्या है हमारा, एक गणितीय अभिकृत समीकरण है। ठीक है, बहुपद एक गणितीय अभिव्यक्ति या समीकरण है जिसमें दो या एक सिंगल की बात नहीं करेंगे, दो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक बीज गणितीय पद होते हैं। बात समझ में आई, बीज गणितीय पद समझते हो, बीज गणितीय पद का मतलब ये 1 2 3 4 आपके और ABCD, ये दोनों हम लोग किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, बीज गणितीय। तो ये दो या दो से अधिक आपस में मिलकर जब कोई एक तरीके का अभिव्यक्ति या फिर समीकरण बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, बहुपद कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसको, बहुपद कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं, बहुपद कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखना चाहो तो ऐसे, आपने खूब पढ़ा होगा, x + y + z = 0, ये भी क्या है, बहुपद है। ये 4x² + 2x + 3 = 0, ये भी क्या है, एक बहुपद है। बहुपद को ही हम लोग इनको समीकरण कह देते हैं। जब बराबर 0 नहीं लगा होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सर्वसमीकरण कह देते हैं। जब इनके बराबर कुछ दिया होता है, जैसे आपने x + y = क्या पढ़ा होगा, x² + y² + 2xy पढ़ा होगा आपने। तो ये आपका क्या है, एक सर्वसमीकरण है। क्या है आपकी, एक सर्वसमीकरण। इसमें x और y की कुछ भी मान रखोगे तो ये दोनों पक्ष आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आएंगे, बराबर आएंगे। आप करके देख लो, कोई भी मान रख दो, x और y की जगह जो भी मान रखोगे कैसे मान आएंगे, ये इक्वल आएंगे, LHS = RHS आएगा। लेकिन जो बहुपद होते हैं, जो समीकरण होते हैं हमारे, उनमें कुछ ही मान सेटिस्फाइड करते हैं।
जैसे मान लो कि एक बहुपद है आपका ये वाला, इसको छोड़ो, इसको देखो, इसकी मैक्सिमम घात कितनी है 2, तो इसमें ऐसे कितने मान होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, केवल 2। जितनी घात होंगी उतने ही उसके मान निकल के आएंगे जो इनको संतुष्ट करेंगे। अब इसको सॉल्व करना मैंने बताया था ना, इसका गुणा इधर करते हैं। अब यहीं पे आप पढ़ोगे श्रीधराचार्य सूत्र। क्या पढ़ोगे? श्रीधराचार्य सूत्र। एक मैथमेटिशियन हुए श्रीधराचार्य, उन्होंने बहुपद को सॉल्व करने का एक सूत्र दिया जिसको हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। अब इसको अगर अच्छे से स्टडी करना है तो मैं अपने चैनल में इसको करा चुका हूं, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। मैं उसका प्रारूप कहीं आप बोलो तो लिख दूंगा ऐसे। वो सूत्र जो निकल के आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें दो बहुपद कहां से निकल के आएंगे? एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, तो ये दो कैसे निकल के आते हैं? मान निकल के आते हैं। जैसे अब इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, हम लोग क्या करते हैं 4 का गुणा 3 में कराते हैं तो 12 आएगा। 12 के ऐसे फैक्टर करने की जोड़ने में 2 आए, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। घटाने में तो शायद बन भी सकता है, उसे घटाने में भी नहीं बनेगा। तो फिर कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं? ये एज अ बहुपद, ये जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं ना बहुपद, बहुपद का ब्रह्मास्त्र है। ये क्या है? ब्रह्मास्त्र। मैथ में ब्रह्मास्त्र होते हैं। इस अगर ये किसी में भी लागू कर दिया ये तो पक्का उसका आंसर निकल के आएगा। जैसे कहा जाए कि इसका आप मुझे वो निकाल के दो, मूल निकाल के दो, इसके कितने होंगे, तो आपने देखा तो 2 घात का है तो इसके कितने मूल होंगे? मूल बोलते हैं। जो मान इसको सेटिस्फाइड कर जाएंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल। मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। तो मैं कहूं इसके मूल निकाल के दो तो तुम लोग तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको क्या सिखाया गया है? आपको ये सिखाया गया कि गुणा करके नहीं फैक्टर करो, लेकिन क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन इसके प्रयोग की विधि भी तो आनी चाहिए आपको, है ना? तो ये प्रयोग की विधि कैसे होती है इसको हम अभी सिखाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है? अभी देखना पड़ेगा कि श्रीधराचार्य सूत्र है या नहीं है, तो इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं, तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये भी स्टडी करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं, बहुपद पढ़ लिया था ना हम लोगों ने, बहुपद की परिभाषा पढ़ ली थी। अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद की प्रकार। बहुपद की प्रकार पढ़ने से पहले मुझे एक चीज और दिमाग में आ गई, वो मैं तुम्हें करवाना चाहता हूं, उसको तुम लोग कर लो क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ग और क्यूब, क्योंकि ये आने वाले समय में आपके लिए, घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मतलब वर्ग को हिंदी में क्या कहते हैं? स्क्वायर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। अब हम आपसे 1 से लेकर 20 तक क्या याद करेंगे? वर्ग। और 1 से 10 तक क्या याद करेंगे? घन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है। देखना मैं आपके सामने लिखता हूं। अच्छा, 1 का वर्ग कितना होता है? 1। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है पता है? मात्रा, जो घात चढ़ी होती है, जितनी घात चढ़ी हुई होती है उसका उतनी ही बार गुणा करवाया जाता है। जैसे समझना, जैसे मैं कहता हूं 2 की पावर 5, इसका मतलब आप क्या समझोगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 32। तो जितनी घातें इसमें चढ़ी हुई होती हैं उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? उतनी ही बार उसका गुणा करवा देते। इसका नहीं कहते बेटा। यहाँ पे जब 2 लिखा होगा तब आप उसको स्क्वायर कहेंगे। घात में 5 की जगह 2 लिखा होगा तो उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर। 3 लिखा होगा तो क्या कहेंगे? उसको क्यूब। तो आओ पहले स्क्वायर पढ़ते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का, सॉरी क्यूब नहीं है बेटा, स्क्वायर है, ठीक है, 16। 5 का 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। 9 का 81। 10 का क्या हो गया? यहीं पे वर्ग भी, यहाँ पे भी लिख लो वर्ग, क्योंकि नीचे आएगा नहीं। अब पढ़ते हैं लोग 11 का। बेटा बताओ 11 का कितना होता है? 1 to 1। 12 का कितना होता है? 1 4 4, ठीक है। 13 का कितना होता है? 1 6 9। 14 का कितना होता है? 1 9 6, ठीक है। अब देखो याद करने का तरीका तैयार और 14 का 1 6 9, 6 को इधर इधर कर दो, ठीक है। 15 का कितना हो जाएगा बेटा? 225। 16 का कितना हो जाएगा बेटा? 256। 17 का कितना हो जाएगा बेटा? 289। 18 का कितना हो जाएगा बेटा? 324। और 19 का कितना हो जाएगा बेटा? 361। और 20 का कितना हो जाएगा?
400। ये आपका वर्ग हो गया 1 से 10 तक और 10 से 20 तक। अब हम लोग बात करते हैं घन की। घन में भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन घन में कितना याद कर लेंगे जिससे हमारा काम चल सकता है फिलहाल हाई स्कूल का 10 तक, ठीक है। तो 1 का क्यूब कितना हो जाता है, ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 4 का क्यूब 64, 8 का क्यूब 5 का क्यूब 5 का जो क्यूब होगा 1 2 5, 6 का क्यूब कितना होगा 216, 7 का क्यूब कितना होगा 343, कितना होगा 8 का क्यूब कितना होगा 512, 9 का क्यूब कितना होगा 729 और 10 का क्यूब कितना होगा बेटा 1000। नहीं समझ में आया मैं क्या कराना चाहता हूं? तो इनको आप लिख लेना, एक दो बार पढ़ लेना, मैं एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूं और उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। मैं बिना देखे रिवाइज कराता हूं, सब लोग मेरे साथ बोलना। पहले वर्ग रिवाइज करते हैं, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169 169 और 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225 225, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, 16 हो गया, 17 का वर्ग कितना हो जाएगा 289, ठीक है, और 18 का वर्ग कितना हो जाएगा 324, 19 का वर्ग कितना हो जाएगा 361, 20 का वर्ग कितना होगा 400। अब पढ़ते हैं 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो इनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग कितने प्रकार से डिनोट करते हैं, दो प्रकार के। पहली बात तो हम पद के आधार पे पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार, और दूसरे घात के आधार पे। ये कुंज बिहारी में नहीं मिलेगा आपको, मैं पहले बता रहा हूं, जो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, उसमें नहीं मिलेगा। देखो बहुपद के प्रकार में क्या होता है, पदों के आधार पे, पदों के आधार पर हमें जो पढ़ने हैं उनकी बात करें। घात के आधार पे, घात के आधार, अब मेरी बात को गौर से समझना, हम लोग अभी इनके जो इनके पार्ट्स हैं इनको आज पढ़ेंगे, ये होते क्या है, इनको पहचानेंगे कैसे, किस भेष में होते हैं, ये सारी स्टडी कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज केवल इनके पदों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अब बहुपद के पदों के आधार पे, तो जाहिर सी बात है एक पदी होगा, द्विपदी होगा, तीन पदी होगा और बहुपदी होगा, ठीक है। तो एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद, बहुपद, फिर क्या होगा द्विपदीय बहुपद, फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। अब देखो कहने का तो चार पदी भी बोल सकते हैं, पांच पदी भी बोल सकते हैं, तो ज्यादा नहीं पढ़ते, सीधा बहुपदी बोल देते हैं। इसके बाद कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, बहुपदीय बहुपद, बहुपदीय बहुपद। बहुत सारे पद हो जिसमें गिन पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं गिन पा रहे हैं तो बहुपदी बोल देंगे उसको। घात के आधार पे देखो, एक घात वाला बहुपद, इसी को हम लोग बोल देते हैं रैखिक बहुपद या रैखिक बहुपद बोल देते हैं, ठीक है, समझे मेरे आप। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है, ऐसे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक रैखिक बहुपद, इसी को एक पद वाला बहुपद बोल देते हैं, एक घात वाला बहुपद, एक घातीय या एक घात वाला बहुपद, सीधी बात है, एक घात वाला बहुपद, बहुपद। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके इसमें जो दिए गए हैं ना, ये मिक्स में है,
कुछ आपसे यहां से क्वेश्चन उठाएगा, कुछ यहां से क्वेश्चन उठाएगा, तो घबराना नहीं है ना, दोनों पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। जब दोनों चीजें पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कभी आपसे पूछेगा कौन सा त्रिघातीय बहुपद है, कभी बोलिएगा त्रिपदीय बहुपद बताओ, दोनों में अंतर है। त्रिपदीय में पद देखने होते हैं, त्रिघातीय में घात देखनी होती है। सही से पढ़ना, गुड़ गोबर करके आओगे। मतलब ये चीजें हम आपसे बोल देंगे कि आपसे पूछ रहा है त्रिबहुपद, आप क्या बता के आओगे, हाँ, तो ये मत करना, ठीक है। तो बहुत अच्छे, क्योंकि ये सिमिलर है, मिलते जुलते हैं। रैखिक बहुपद हो गया, फिर द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, फिर इसके बाद त्रिघातीय बहुपद, फिर इसके बाद बहुघातीय बहुपद लिख देना, जिसमें x की पावर n चढ़ी होती है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बहुघातीय बहुपद, तो मेरी बात समझ में आई। अभी हम लोगों ने इतने, अब कितने पढ़ने, 1 2 3, देखो 3 तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि 3 तक ही आते हैं आपके इसमें। तो 1 2 3 यहाँ पढ़ेंगे, 1 2 3 यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुघातीय का तो मतलब समझ ही जाओगे ना, कि जिसमें बहुत से घाते हों, जिसमें बहुत से पद हो, बहुत से पद होंगे तो बहुपदी बहुपद हो जाएगा, बहुत से घात होंगे तो बहुघातीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई ना आपको। चलिए फिर आज की क्लास को एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद, सेम टाइम पे।